Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th June 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about SAARC Currency Swap Agreement. ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से भी और पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। सार्क के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो साउथ एशियन कंट्रीज, जो 8 साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इन्होंने मिल करके सार्क ग्रुप बनाई 1985 में इन ढाका, बांग्लादेश। और 8 दिसंबर को ये ग्रुप बनाई गई, इसीलिए इसको सार्क चार्टर डे की तरह भी ऑब्जर्व किया जाता है। आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी एक बार देख लीजिए। याद रखिए ढाका में बनाया गया, बस ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के फाउंडिंग मेंबर 7 थे, जो साउथ एशिया के 7 कंट्रीज हैं एक्सेप्ट अफगानिस्तान। दीज वर द 7 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अफगानिस्तान ज्वाइंट लेट in 2005, so you can say कि it is the newest member of SAARC. SAARC का हेडक्वार्टर है एट काठमांडू, नेपाल। यहाँ पे है SAARC का हेडक्वार्टर। ये तो बात हो गई SAARC देशों की। अभी लेकिन न्यूज कुछ अलग है, SAARC करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो हमने SAARC के बारे में रिवाइज कर लिया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये ग्रुप को देख लिया हमने। अब समझते हैं करेंसी स्वैप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, करेंसी स्वैप का कॉन्सेप्ट सिंपल है। स्वैप मतलब क्या होता है? चेंज, एक्सचेंज करना, बदल देना। तो मान लीजिए कि भारत की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई और श्रीलंका की सेंट्रल बैंक के बीच में अगर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन होता है, तो इसका मतलब यह है कि भारत श्रीलंका को डॉलर या यूरोज में लोन देगा, और श्रीलंका जब वो पैसा लौटाएगा तो इट विल बी रिटर्निंग इन इट्स ओन लोकल करेंसी, श्रीलंकन रुपीस। इस तरीके का एक स्वैप एग्रीमेंट श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ भी था साल 2020 में। उसी को मैंने यहाँ इस फिगर की मदद से समझाया है, स्वैप एग्रीमेंट। इसमें स्वैप मतलब क्या है? स्वैप मतलब होता है चेंज। देखिए, चेंज क्या है कि भारत की जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक, इसने पैसा दिया इन डॉलर्स श्रीलंका को, और आफ्टर सर्टेन पीरियड जब श्रीलंका पैसा वापस कर रहा है तो किस में रिटर्न कर रहा है? इन श्रीलंकन रुपी, इन इट्स ओन लोकल करेंसी। तो इस तरीके का जो अग्रीमेंट होता है दो देशों के बीच में, इनको कहा जाता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। अब आप कहेंगे कि सर आरबीआई ने ऐसा किया क्यों? तो हम लोग हेल्प करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए अलग अलग देशों के साथ इस तरीके का स्वैप एग्रीमेंट साइन करते हैं। हमने श्रीलंका के साथ साइन किया स्वैप एग्रीमेंट, जापान ने हमारे साथ साइन किया है, जिसमें जापान हमें कुछ फंड देता है इन डॉलर, यूरोज या इन इट्स ओन करेंसी येन, और रिटर्न में हम पैसा वापस कर सकते हैं इन आवर ओन लोकल करेंसी, दैट इज रुपी। तो ये होता है स्वैप एग्रीमेंट, वेयर लोन इज गिवन इन वन करेंसी बट पेड बैक इन अदर करेंसी, यूजुअली इन द लोकल करेंसी ऑफ द बोरोवर। इस तरीके का एक एग्रीमेंट वाकई तौर पे भारत और श्रीलंका के बीच में साइन हुआ था साल 2020 में। स्वैप एग्रीमेंट से फायदा क्या होता है? तो कोई भी देश मान लीजिए बीओपी क्राइसिस से जूझ रहा है। बीओपी क्राइसिस मतलब उसके पास जो फॉरेन करेंसीज चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, जो इंटरनेशनल ट्रेड में चलते हैं जैसे डॉलर, यूरोस, उसकी कमी हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है बीओपी क्राइसिस। तो अगर कोई भी इकोनॉमी बीओपी क्राइसिस फेस कर रहा है तो वैसे हालत में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट उस कंट्री को बीओपी क्राइसिस से इमर्ज होने में मदद करती है। दूसरा, ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क का कॉन्सेप्ट हम लोग तो क्लास में देखते ही हैं, फाउंडेशन क्लास में। करेंसी रिस्क को हम लोग एक्सचेंज रेट रिस्क भी कहते हैं, जहां पे एक्सचेंज रेट के बदलने के कारण अगर बोरोवर को नुकसान होता है तो ऐसे तरीके के रिस्क को हम लोग करेंसी रिस्क कह देते हैं। एग्जाम्पल के लिए याद कीजिए, ये इमेज मैं क्लास में दिखाता भी हूँ कि मान लीजिए कि भारत सरकार ने उधार लिया किसी फॉरेन लेंडर से $100, और उस वक्त
रेट चल रहा था डॉलर का रुपए की तुलना में, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, तो भारत सरकार को इफेक्टिवली मिले 5,000 रुपए। बट लोन लौटाते वक्त मान लीजिए कि एक्सचेंज रेट में रुपया कमजोर हो गया और $1 बराबर हो गया ₹60, तो अब भारत सरकार को $100 लौटाने के लिए ही रुपए में कितना अमाउंट देना होगा? 6,000 रुपए। तो इसको हम लोग कहते हैं करेंसी रिस्क या एक्सचेंज रेट रिस्क। लेकिन अगर दो देश आपस में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन करते हैं तो फिर जो बोरोवर कंट्री है वो करेंसी रिस्क से भी बच जाता है, क्योंकि जिस रेट पे एक्सचेंज रेट को लिया जाएगा फॉर रिटर्निंग द अमाउंट वो भी पहले ही फिक्स कर दिया जाता है। So generally in the swap operations, no exchange rate risks are there as the terms are set in advance। पहले ही सेट कर दिया गया कि लौटाते वक्त भी आपको $1 बराबर 50 रुपए ही रेट का इस्तेमाल करना है। या भारत की जो सेंट्रल बैंक है उसने श्रीलंकन सेंट्रल बैंक के साथ पहले ही एग्रीमेंट साइन कर लिया कि जब आप वापस करेंगे तो डॉलर और श्रीलंकन रुपी के बीच में जो रेट है वो पहले ही हमने फिक्स कर दिया, ताकि आपको लौटाते वक्त कोई करेंसी रिस्क या एक्सचेंज रेट रिस्क ना हो। अब थोड़ा और समझते हैं। हमने सार्क के बारे में देखा अलग से, हमने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट देखा जो दो देश आपस में साइन कर सकते हैं, जिसमें एक कंट्री दूसरे देश की मदद करता है बेसिकली करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन करके, ताकि सामने वाले को बीओपी क्राइसिस से बचाया जा सके। तो भारत ने 2020 में वाकई में श्रीलंका की मदद की थी, क्योंकि श्रीलंका बीओपी क्राइसिस फेस कर रहा था। अब देखते हैं ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट, सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। सार्क देशों ने 8 देशों ने आपस में मिलकर के एक करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क या एग्रीमेंट साइन किया था साल 2012 में, जिसके अंतर्गत स्वैप कर सकते हैं, स्वैप एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं सार्क मेंबर कंट्रीज आपस में। तो एज पर दिस ओवरऑल फ्रेमवर्क कोई भी दो देश जैसे इंडिया बांग्लादेश आपस में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, इंडिया श्रीलंका आपस में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर सकता है, जिसमें क्रेडिट दिया जाएगा इन फॉरेन करेंसीज लाइक डॉलर एंड यूरोस, जबकि पेमेंट लिया जाएगा इन लोकल करेंसी। तो सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क सार्क देशों ने आपस में मिलकर के साइन किया, जिसकी मदद से इन देशों ने डिटरमाइन किया कि हम लोग एक दूसरे के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन करेंगे, ताकि हम एक दूसरे की जो बीओपी क्राइसिस का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर पाए। और इसके अंतर्गत ही, ये सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के अंतर्गत ही इंडिया ने श्रीलंका के साथ $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया था साल 2020 में। ओवरऑल एक फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत डिसाइड किया गया कि बायलैटरल लेवल पे हम लोग अग्रीमेंट साइन कर लेंगे एक दूसरे की मदद करने के लिए। तो भारत ने श्रीलंका की मदद की 2020 में, बांग्लादेश ने श्रीलंका की मदद की थी 2022 में। इसी तरीके का, जिस तरीके का अग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया था वैसे ही बांग्लादेश ने साइन किया श्रीलंका के साथ, जहां पे $200 मिलियन दिया बांग्लादेश ने श्रीलंका को इन डॉलर्स, और रिटर्न में नाउ श्रीलंका विल रिटर्निंग बैक द मनी इन श्रीलंकन रुपीज, जिसको लेकर के फिर बांग्लादेश श्रीलंका से अगर कुछ सामान खरीदना हो फ्यूचर में तो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक वैसे ही जो हमारे पास श्रीलंकन रुपया आएगा उससे हम श्रीलंका से कुछ सामान खरीदना हो फ्यूचर में तो इस्तेमाल कर पाएंगे। अब ये जो सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है, इसके अंतर्गत भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई ने $2 बिलियन का एक अलग से फंड बना रखा है, कॉर्पस बना रखा है, जिसका वो इस्तेमाल करती है अगर सार्क देशों के साथ हमें कोई बायलैटरल लेवल पे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन करना है। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ तो हम लोग करेंगे नहीं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, क्योंकि सार्क प्लेटफॉर्म को तो हम लोग वैसे ही अबैंडन कर चुके हैं बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। भारत की फॉरेन पॉलिसी साउथ एशिया में है टू आइसोलेट पाकिस्तान, पाकिस्तान को अकेला कर दे बिल्कुल। तो हम लोग बाकी देशों के साथ स्वैप एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं, उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, ताकि हमारा गुडविल जेस्चर इंप्रूव हो इन साउथ एशिया, लेकिन पाकिस्तान की हम मदद नहीं करेंगे। तो श्रीलंका हाल फिलहाल में बीओपी क्राइसिस से गुजर रहा था, तो हमने उसके साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर दिया अंडर ओवरऑल सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। और ओवरऑल हमने एक कॉर्पस बना रखा है हमारी आरबीआई ने $2 बिलियन का, जिस देश के साथ भी साइन करना हो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, आरबीआई तैयार रहती है कि हाँ आओ बताओ हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब करंट न्यूज पे आते हैं। देखिए, ये जो पहले से $2 बिलियन का
एक कॉर्पस बनाया है आरबीआई ने, वो तो है ही, वो तो चल ही रहा है। एक नया कॉर्पस बनाया है आरबीआई ने, रुपए वाला कॉर्पस, 250 बिलियन रुपए का। सो अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑफ $2 बिलियन, RBI has come up with a new framework under SARC currency swap agreement, which will be applicable for 3 years from 2024 to 2027. इसके अंतर्गत हम रुपए में लोन देने को तैयार हैं और वापस हम लोग पेमेंट उन देशों की लोकल करेंसी में ले सकते हैं जो हमसे मदद मांग रहे हैं। तो मान लीजिए कि अब श्रीलंका को हेल्प चाहिए, तो हम लोग श्रीलंका को रुपए में लोन देने के लिए रेडी हैं। बदले में श्रीलंका को जब पैसा वापस करना होगा श्रीलंकन रुपी में कर सकता है। तो आरबीआई हैज क्रिएटेड एन एडिशनल कॉर्पस ऑफ 250 बिलियन रुपीज in order to engage into bilateral currency swap agreement with South Asian countries under SARC currency swap framework. इससे भारत को क्या फायदा होगा? भारत चाहता है, भारत की जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई जो है वो चाहती है कि रुपए का ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल हो। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी इज वन इंपॉर्टेंट गोल ऑफ आरबीआई इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो मान लीजिए कि हमने श्रीलंका के साथ भी करेंसी स्वैप अग्रीमेंट में कुछ रुपया दे दिया, बांग्लादेश को भी दे दिया, भूटान को भी दे दिया, नेपाल को भी दे दिया, अफगानिस्तान को भी दे दिया। तो हो सकता है कि ये देश आपस में भी ट्रेड करते वक्त थोड़ा बहुत रुपए में ट्रेड कर ले और इस तरीके से इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी जो हमारा लक्ष्य है अगले 10 सालों में वो धीरे धीरे पूरा हो पाएगा। तो इस इंटेंशन से अंडर सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क इंडिया हैज क्रिएटेड एन एडिशनल corpus over and above the existing corpus of $2 billion in rupee in order to promote more and more international trade in rupee, at least in South Asia. इस टॉपिक के बेसिस पे ये यूपीएससी में क्लिम्स में प्रश्न आया था साल 2019 में। आप इसको अटेम्प्ट करें एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF that has praised India, hailed India. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international institutions point of view. FATF से संबंधित एक आर्टिकल हमने फरवरी महीने में भी कवर किया था, लेकिन अभी ये न्यूज में आया है, हर अखबार में आया है, असम ट्रिब्यून हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, इसलिए इसको एक बार दोबारा देख रहे हैं। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो 1989 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर है एट पेरिस इन फ्रांस। FATF का मुख्य मकसद है कि टेररिज्म को जहां से फाइनेंस मिलता है उन सारे सोर्सेस को काटा जाए। तो कर्ब टेरर फाइनेंसिंग प्लस प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग हम लोग क्लास में भी डिस्कस करते हैं। इट्स अ प्रोसेस विच इज यूटिलाइज टू कन्वर्ट ब्लैक मनी, इलीगल मनी इनटू लीगल मनी। उसके कई सारे तरीके हैं, जैसे लेयरिंग हो गया, राउंड ट्रिपिंग हो गया, ये सब हम लोग क्लास में देखते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस को रोके, ये मुख्य मकसद है FATF का। FATF के अंदर टोटल 38 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया विच इज ऑल्सो ए मेंबर। उसके अलावा 2 ऑर्गेनाइजेशंस, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड यूरोपियन कमीशन आर पार्ट ऑफ FATF। FATF की शुरुआत हुई थी बाय G7 कंट्रीज विद द मेन गोल ऑफ कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। बाद में 2001 में टेरर फाइनेंसिंग को भी इसके अंतर्गत इंक्लूड कर दिया गया और हाल फिलहाल में जो वर्चुअल करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन एंड ऑल, इनका मिसयूज को प्रिवेंट करना भी एक गोल बना दिया गया है FATF के लिए। FATF ग्रुपिंग की अगर बात की जाए तो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो वो मेन अप्रोच लेते हैं वो होता है लिस्टिंग ऑफ कंट्रीज, जिसमें दुनिया के देशों को वो लोग ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो 38 कंट्रीज तो मेंबर हैं, लेकिन किसी भी देश को जो मेंबर नहीं भी है उसको ये 38 कंट्रीज मिल करके ग्रे लिस्ट में डाल सकते हैं या ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। ग्रे लिस्ट मतलब उस पर हमें डाउट है कि वो देश टेरर फाइनेंस या मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहा है या फिर इफेक्टिव मेजर्स नहीं ला रहा है इन इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए। तो ग्रे लिस्ट में ऐसे देशों को रखा जाता है जिन पे हमें डाउट है, और ब्लैक लिस्ट में उनको जिन पे हमें भरोसा है, यकीन है, हमारे पास अब प्रूफ है कि ये लोग टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो देश ब्लैक लिस्ट में चला आता है उनके साथ फिर अलग अलग तरीके के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको बंद कर देते हैं FATF कंट्रीज, और उनको वार्निंग देते हैं कि आप
टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें, तभी जाकर के आपके साथ वापस से हम लोग ट्रांजैक्शंस या ट्रेड स्टार्ट करेंगे। तो ग्रे लिस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया एफएटीएफ के अंतर्गत, इसमें द कंट्रीज पुट अंडर वॉच। इट्स अ काइंड ऑफ वार्निंग, जैसे फुटबॉल मैच में येलो कार्ड होता है। और ब्लैक लिस्ट मतलब कंट्री को पता चल गया हमें कि ये इस तरह के कुछ गलत इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर रहा है, और फिर उस केस में उस कंट्री को बैन कर दिया जाता है फ्रॉम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। दे आर सब्जेक्टेड टू ट्रेड सैंक्शंस, कैन नॉट गेट लोन फ्रॉम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। दिस इज लाइक रेड कार्ड इन फुटबॉल मैच कि अब तुम खेल से बाहर जाओ, तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन। येलो कार्ड मतलब वार्निंग। इसमें कुछ देशों को रखा गया, जैसे नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार। ये टाइम टू टाइम लिस्ट रिवाइज होते रहती है। तो ग्रे लिस्ट में इतने सारे देश हैं, ब्लैक लिस्ट में कुछ ऐसे देश हैं। अभी करंट न्यूज पे आते हैं, एफएटीएफ वापस से न्यूज में क्यों आया है। तो एफएटीएफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मकसद क्या है ये तो आप समझ गए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट भी समझ गए। ब्लैक लिस्ट का टेक्निकल नाम है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, एनसीसीटी। उसको जनरल भाषा में कहते हैं लोग ब्लैक लिस्ट कंट्रीज। करंट न्यूज ये है कि एफएटीएफ ने एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया हाल फिलहाल में अडॉप्ट किया। क्या मतलब होता है म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट का? म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट एट एफएटीएफ सिंपली मींस कि वो देश टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को कर्व करने के लिए कितना अच्छे से काम कर रहा है। तो किसी भी मेंबर कंट्री का म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो होता है, उस कंट्री का परफॉर्मेंस ऑन द मेन टारगेट्स ऑफ एफएटीएफ रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज कर्बिंग टेरर फाइनेंस एंड लिमिटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। तो भारत का भी हाल फिलहाल में म्यूचुअल इवैल्यूएशन हुआ है, म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट को अडॉप्ट किया गया है, और उसमें भारत की काफी तारीफ की गई है कि इंडिया इज टेकिंग गुड स्टेप्स इन ऑर्डर टू कर्ब दीज टू इश्यूज, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंस। लेकिन एक कंसर्न भी रेज किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड या टेरर फाइनेंसिंग रिलेटेड जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उनका प्रोसिक्यूशन इंडिया टाइम बाउंड फैशन में नहीं कर रहा है, उसमें काफी डिले हो रहा है, उसको टाइम बाउंड फैशन में करने की जरूरत है। एफएटीएफ के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश करें। जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ दिया है उसके बेसिस पे आप एलिमिनेट करके आप सही आंसर पे अराइव करने की कोशिश करें। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक डिक्लाइनिंग, विच इज अ गुड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आरबीआई के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। आरबीआई साल में 2 बार रिपोर्ट पब्लिश करती है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी, जिसका नाम होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इसके अंतर्गत इंडियन इकोनॉमी की क्या वल्नरेबिलिटी है, कहाँ कहाँ पे इंडियन इकोनॉमी कोई चैलेंज फेस कर रही है, वो सारी चीजें आरबीआई अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बताती है। इसमें मेनली फोकस रहता है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, उनका कितना एनपीए हो गया। उसके अलावा गवर्नमेंट के जो कोर डेटा हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे यील्ड कितना चल रहा है, वो सब चीजें आरबीआई अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बताती है। साल में 2 बार लाती है ताकि हमें पता चल पाए कि इकोनॉमी कितनी स्टेबल या रोबस्ट है। दैट इज आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब हाल फिलहाल में आरबीआई ने एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश किया है, उसी के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो इन इट्स रिसेंटली रिलीज्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आरबीआई ने कहा है कि इंडिया के जो बैंक्स हैं उनका एनपीए घट रहा है और 2.8% पे आ गया है ग्रॉस एनपीए, जो बहुत अच्छी बात है। FSR, Financial Stability Report, showed that the GNPA has come down to 2.8% and net NPA has come down to 0.6%. तो एक बार जरा समझते हैं एनपीए का मतलब क्या होता है और फिर आएंगे इस नंबर के ऊपर। देखिए, बैंक है ये, मान लीजिए दिस इज अ बैंक। तो बैंक में जो भी पैसा हम लोग जमा करते हैं, दैट मनी इज अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक। Collectively, that entire liability is known as NDTL, Net Demand and Time Liability. आई होप आपको ये बात याद आ रही होगी, क्लास में हमने डिस्कस किया है ये। आगे जो बैंक लोन देता है हम लोगों को,
जो पैसा, दैट मनी इज असेट फॉर द बैंक, बिकॉज उस पैसे पे बैंक को होता है इंटरेस्ट की कमाई. सो द लोन अमाउंट दैट बैंक्स एक्सटेंड्स टू अस इज एन असेट फॉर द बैंक, एंड द मनी दैट बैंक्स टेक एज अ डिपॉजिट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक. अब ये असेट, बैंक इसको असेट इसलिए कह रहा है क्योंकि बैंक को इससे होती है इंटरेस्ट की कमाई. बट मान लीजिए कि जिस बोरोवर ने भी ये कोई लोन लिया है वो इंटरेस्ट अमाउंट लौटाना बंद कर दे, टाइम पे ईएमआई देना बंद कर दे, उसकी जो ईएमआई डेट है वो ड्यू हो गई है, ईएमआई नहीं लौटा रहा है, तो वही असेट हो सकता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट. एसेट तो है लेकिन उससे अब रिटर्न नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको कहा जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए टेक्निकल क्लासिफिकेशन क्या है? देखिए, बैंक जो भी लोन देता है उसको एडवांसेस बाय द बैंक्स या एसेट फॉर द बैंक कहते हैं. वो उसका दो मेन कैटेगरी है, स्टैंडर्ड एसेट एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट. स्टैंडर्ड एसेट में भी दो कैटेगरी होता है. एक होता है जिसमें रेगुलर पेमेंट आ रहा है, कोई डिले नहीं है. दूसरा स्ट्रेस्ड, जिसमें पेमेंट में डिले हो गया, ईएमआई की डेट में डिले हो गई है, बट डिले अगर 1 से लेकर के 90 दिनों तक है तो इट विल नोन एज स्ट्रेस्ड एसेट अंडर ओवरऑल कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड एसेट. बट अगर डिले 90 दिनों से ज्यादा का हो गया देन द सेम एसेट कैन बी कैटेगराइज्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो अगर एनपीए घट रहा है बैंक का और अब घट करके 2.8% पे आ चुका है तो इट्स अ गुड साइन. यानी कि बैंक्स का जो, इसको ओवरऑल कहा जाता है एनपीए को बैड लोन. लोन तो आपने दिया लेकिन लोन पे रिटर्न नहीं आ रहा तो उसको कहा जाता है बैड लोन. तो बैड लोन गिर रहा है तो इट्स अ गुड साइन फॉर द बैंक्स कि बैंक्स आर नाउ बिकमिंग हेल्दी, देयर लॉसेज आर रिड्यूसिंग. अब डेटा को एक बार फिर से देख लेते हैं. एनपीए में ग्रॉस एनपीए घट करके आ गया है 2.8% पे, जबकि नेट एनपीए घट करके आ गया है 0.6% पे, विच इज लोवेस्ट इन लास्ट 12 ईयर्स. पिछले 12 साल का ये लोवेस्ट है. इट्स अ गुड साइन फॉर इकोनॉमी. थोड़ा सा आप देख लेते हैं ये ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के बीच का अंतर. देखिए, ग्रॉस एनपीए इज द टोटल अमाउंट जो लोन के तौर पे बैंक ने दिया और अब उस पे रिटर्न आना बंद हो गया है, उसको कहा जाएगा ग्रॉस एनपीए. लेकिन बैंक्स क्या करते हैं कि हर क्वार्टर के लिए पहले से प्रोविजनिंग करके रखते हैं. प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग का लिटरल मीनिंग होता है कीपिंग असाइड, पैसा साइड में रख देना. आप बोलते ना कि इसके लिए थोड़ा प्रोविजन बना के रखिए, तो वैसे ही बैंक्स अपने घाटे के लिए पहले से प्रोविजन बना के रखते हैं. बोलते हैं ना कि ये पार्किंग के लिए थोड़ा प्रोविजन बना के रखिए, तो मतलब थोड़ा सा एरिया छोड़ करके रखिए. वैसे ही बैंक्स के अंदर बैंकिंग सिस्टम में प्रोविजनिंग का क्या मतलब होता है? आजकल टर्म रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो टर्म्स पे ज्यादा ध्यान देना है. ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज रिसेंट प्रोविजनिंग इन बैंकिंग सिस्टम, समटाइम्स सीन इन न्यूज. प्रोविजनिंग मतलब बैंक्स क्या करते हैं, हर क्वार्टर में पहले से ही अपने घाटे को मेकअप करने के लिए कुछ पैसा साइड में रख देते हैं. प्रोविजनिंग मीन्स लिटरल सेंस में तो कीपिंग असाइड, बट इन बैंकिंग इट मीन्स दैट बैंक सेट असाइड सम पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट और इनकम इन एवरी क्वार्टर असाइड पहले से, टू कवर अप फॉर द लॉस. तो मान लीजिए कि फर्स्ट क्वार्टर में किसी साल के बैंक ने 100 करोड़ प्रोविजनिंग के लिए रख दिया और उस क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए हुआ 800 करोड़ का, यानी कि 800 करोड़ का जो ओवरऑल लोन अमाउंट है उस पे अब इंटरेस्ट आना या ईएमआई पेमेंट होना बंद हो गया. तो ग्रॉस एनपीए में से अगर प्रोविजनिंग अमाउंट को हटा दिया जाए, क्योंकि प्रोविजनिंग तो पहले से मान के चल रहा था कि घाटा होगा, उसके लिए तो पहले से वो अपनी इनकम से या प्रॉफिट से पैसा निकाल के रख चुका है. तो ग्रॉस में से अगर प्रोविजनिंग अमाउंट को हटा दिया जाए, और भी कुछ छोटे मोटे अमाउंट होते हैं जैसे पहले से जो इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया है कस्टमर ने एंड ऑल, उन सबको घटा दिया जाए, तो जो पैसा बचता है वो होता है नेट एनपीए. तो आप एकदम सरल भाषा में कह सकते हैं कि नेट एनपीए रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल लॉस फॉर द बैंक. ग्रॉस एनपीए डज नॉट रिफ्लेक्ट एक्चुअल लॉस. ग्रॉस एनपीए दिखाता है ओवरऑल कितना अकाउंट, कितना पैसा जो है उस पर रिटर्न अभी आना बंद हो गया है. बट नेट एनपीए रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल लॉस टू द बैंक, जिसमें हम लोग ग्रॉस एनपीए में से बैंक्स की प्रोविजनिंग को हटा देते हैं. प्रोविजनिंग मतलब अलग से जो पैसा हमने रख दिया है टू मेक अप फॉर द लॉस विच बैंक्स ऑलरेडी डू एवरी क्वार्टर. So that is why you can say कि net NPA is the actual loss for the bank. NPA के ऊपर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट भुवन पंचायत जियो पोर्टल.
दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आप समझते हैं अबाउट जियो स्पेशियल डेटा। देखिए, जियो मतलब होता है अर्थ, स्पेशियल मतलब स्पेस। तो स्पेस से अर्थ का डेटा अगर निकाला जाए तो जियो स्पेशियल डेटा हो गया। ठीक है, तो जियो स्पेशियल डेटा कलेक्टेड थ्रू डिफरेंट इक्विपमेंट्स लाइक सैटेलाइट, ड्रोन्स या अदर एरियल डिवाइसेस। आप फ्लाइट से भी अगर इमेज खींच रहे हैं, विंडो से इमेज खींच रहे हैं ग्राउंड का, तो वो भी तो एक तरीके से जियो स्पेशियल डेटा ही हो गया। तो डेटा दैट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस आर जियो स्पेशियल डेटा। अब जियो स्पेशियल डेटा जो है वो मेनली दो तरीके का होता है, जीपीएस एंड जीआईएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीपीएस और जीआईएस के बीच का अंतर में कोई डेफिनेशन वगैरह देके नहीं बताऊंगा, सीधा एग्जांपल देकर के बताऊंगा। जीपीएस आप देखते हैं, आप जब ओला उबर में बैठते हैं तो जीपीएस ट्रैकिंग करके देखते हैं कि गाड़ी कहाँ पहुंची, तो मतलब वो मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, रियल टाइम मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करता है जीपीएस, नेविगेशन को रिफ्लेक्ट करता है। जबकि जीआईएस का एग्जांपल हो गया गूगल मैप्स, जहां पे आप मैप के ऊपर, अर्थ के मैप के ऊपर जाकर के कोई टैगिंग कर सकते हैं किसी इंफॉर्मेशन को। तो दोनों ही साथ में कलेक्टिवली कहे जाते हैं जियो स्पेशियल डेटा। जियो स्पेशियल डेटा के मेनली दो टाइप है, जीपीएस which is used for exact location which keeps on moving also, changing also, while GIS is used to record information on maps, example Google Maps। इसको बदला भी जा सकता है बट ये रियल टाइम बेसिस पे बदलता नहीं रहता है, एक बार फिक्स हो गया तो वहां पे आप टैगिंग कर दिया, हो गया, आगे जाकर के आप बदल सकते हैं। तो हमने समझा अबाउट जियो स्पेशियल डेटास, जीआईएस एंड जीपीएस के बारे में। अब समझते हैं भुवन पोर्टल के बारे में। ये भारत का अपना डेवलप किया हुआ जियो स्पेशियल डेटास के लिए एक पोर्टल है, भुवन जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन। जीआईएस और जीपीएस दोनों का काम सर्विस दे सकता है हमें कुछ हद तक। इसको डेवलप किया है हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने। अभी भुवन का तो कई सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है, लेकिन एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल भुवन पोर्टल का हो रहा है फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन। जैसे इस तरीके का पोर्टल है भुवन पोर्टल, और उस पे आप लॉगिन करेंगे तो आपको अलग अलग तरीके के जियो इंफॉर्मेशनल सिस्टम, जीआईएस और कुछ जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी मिल सकता है। अब भुवन पोर्टल का इस्तेमाल करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए कैसे किया जाता है? जैसे एमजी नरेगा के अंदर मान लीजिए कि फार्मर्स ने या वर्कर्स ने, एमजी नरेगा के अंदर आपको पता है 100 दिन का रोजगार दिया जाता है एट मिनिमम वेजेस, अनस्किल्ड वर्क इन रूरल एरियाज। तो एमजी नरेगा के अंदर किसी ने, मान लीजिए पंचायत ने फैसला किया कि कम्युनिटी पॉन्ड बनाया जाएगा। तो कम्युनिटी पॉन्ड बनाने के बाद अंडर एमजी नरेगा अब नियम क्या है कि आपको भुवन पोर्टल में जाकर के जीआईएस में उसको टैग कर देना है। टैग करने के बाद अब उसको कोई भी लोकेट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, कोई भी ऊपर का अधिकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और फिर वो उसको वेरीफाई कर सकता है कि वाकई तौर पे कम्युनिटी पॉन्ड बना कि नहीं। ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर घर बना तो आपको जियो टैगिंग करनी है एट भुवन पोर्टल, जिसे बाद में क्रॉस चेक किया जा सकता है, वैलिडेट किया जा सकता है कि जहां पे आपने घर बनाया है ऑन पेपर वो रियलिटी में बना है कि नहीं, और उसके लिए पोर्टल पे टैगिंग की जाती है ताकि क्रॉस चेक किया जा सके। तो इस तरीके से जियो टैगिंग की मदद से भुवन पोर्टल हेल्प्स इन कर्बिंग करप्शन वाइल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक एमजी नरेगा एंड पीएम आवास योजना। अब भुवन पोर्टल का एक स्पेसिफिक वर्जन आ रहा है, भुवन पंचायत जियो पोर्टल, विच हैज बीन डेवलप्ड बाय रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इसरो। इसका इस्तेमाल किया जाएगा ग्राम पंचायत लेवल पे। अब भुवन पंचायत जियो पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग जियो स्पेशियल सर्विसेज, जीआईएस एंड जीपीएस सर्विसेज एट ग्राम पंचायत लेवल। भुवन पे एपीएससी ने मेंस में यह प्रश्न पूछा था लास्ट ईयर, क्या है भुवन इन स्पेस टेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशंस क्या है? सिंपल सा प्रश्न था, मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है, थोड़ा सा हिंट्स भी दे रखा है, चाहिए तो हिंट्स देख करके अटेम्प्ट कीजिए या खुद ही आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। कल जब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था इसमें चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। देखिए, फार्मर्स का जो प्लाऊ है वो है फिक्स्ड कैपिटल, उससे तो खेती करता लंबे समय से। वर्किंग कैपिटल क्या है? शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट। कंप्यूटर इज ऑल्सो फिक्स्ड कैपिटल, यार्न इज वर्किंग कैपिटल एंड पेट्रोल इज वर्किंग कैपिटल। तो पेट्रोल करेक्टली मैच्ड है, कंप्यूटर करेक्टली मैच्ड है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।